दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज की वीडियो ऐसे टॉपिक पर है जिसको जानते तो हम सब हैं लेकिन पब्लिकली कोई डिस्कस नहीं करता। इस फॉर्मेट की वीडियोस बनाने का हमारा एक ही इंटेंशन था कि ऐसे टॉपिक्स की गहराई में आपको ले जाएं जिसके बारे में कोई भी खुल के बात नहीं करना चाहता। तो आज हम बात करने वाले हैं अडल्ट फिल्म इंडस्ट्री की। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंडिया अडल्ट फिल्म कंजम्पशन में 3rd या 4th रैंक पे है पूरे वर्ल्ड में। और ये तब है जब इंडिया में अडल्ट फिल्म वेबसाइट्स या किसी भी तरीके की अडल्ट फिल्म से रिलेटेड एक्टिविटी कंप्लीटली बैन है। इस इंडस्ट्री की इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और बिजनेस मॉडल इतना कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग है ना कि ये बड़ी बड़ी टेक कंपनीज को पीछे छोड़ देता है। तो आइए जानते हैं इस टैबू टॉपिक के पीछे की सच्चाई। इस इंडस्ट्री की शुरुआत तब हुई जब बुक्स और मैगजीन्स प्रिंट होना शुरू हुई, लेकिन इस इंडस्ट्री का असली टर्निंग पॉइंट आया 1953 में जब ह्यू हेफनर ने मैरिलिन मोनरो की फोटोग्राफ खरीद के प्लेबॉय मैगजीन लॉन्च करी। इसके बाद दो और मैगजीन्स आई, हसलर और पेंटहाउस, और इन तीनों मैगजीन्स ने अमेरिका में पूरी अडल्ट इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म करके रख दिया। इन मैगजीन्स में मॉडल्स की न्यूड पिक्चर्स होती थी और ये इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई अमेरिका में, इनकी सेल्स इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दूसरे देशों में तो इनको स्मगल तक करना पड़ता था। ऐसे ही 1960 आते आते स्टैग फिल्म्स बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगी। ये शॉर्ट और साइलेंट फिल्म्स थी जो प्राइवेट पार्टीज में दिखाई जाती थी। फिर 1970s से बहुत बड़े लेवल पर अडल्ट फिल्म बनना शुरू हुई। 1972 में आई द डीप थ्रोट और 1973 में आई द डेविल इन मिस जोन्स ने अडल्ट फिल्म्स को अमेरिका में बहुत ज्यादा पॉपुलर कर दिया। ये ऐसी मूवीज थी जिन्हें थिएटर में रिलीज किया गया और 1970s में एक अडल्ट फिल्म थिएटर का बड़ा नेटवर्क बनने लगा। पीप शो बूथ एस्टैब्लिश किए गए जहां पर सिक्का डालने पर ये अडल्ट फिल्म दिखाई जाती थी और 1980s में तो VHS कैसेट्स आ गई थी ताकि लोग अपने घर पे ही इन वीडियोस को कंज्यूम कर सके। उसके बाद इंटरनेट आ गया और इंटरनेट ने तो पूरा गेम ही चेंज कर दिया। पहले इंटरनेट पे इन वीडियोस को एक्सेस करने के पैसे देने पड़ते थे जिसे पे पर व्यू मॉडल कहा जाता था, और 2004 के बाद ये मॉडल शिफ्ट होकर यूजर जनरेटेड ट्यूब साइट्स पर आ गया, यानी कि एडवर्टाइजर्स आ गए और ऑडियंस से पैसा लेने की बजाय अब पैसा एडवर्टाइजमेंट से बनने लगा। आज के समय में ये इंडस्ट्री दुनिया के सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज में से एक है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई ये इंडस्ट्री है कितनी बड़ी। तो इसका एग्जैक्ट नंबर बताना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि प्राइवेट कंपनीज अपना डेटा शेयर नहीं करती, लेकिन अलग अलग एस्टिमेट्स के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि ये इंडस्ट्री $57 बिलियन से लेकर $182 बिलियन के बीच है, यानी अराउंड 5 लाख करोड़ से लेकर 15 लाख करोड़ के बीच। और ये बहुत बड़ा नंबर होता है, इसमें तो जीरो गिनने में ही जिंदगी निकल जाए। अगर आप इसे हॉलीवुड की कमाई से कंपेयर करो तो हॉलीवुड की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जितनी होती है ना, ये नंबर उससे भी कई गुना ज्यादा है और ये इंडस्ट्री हर साल 5 से 8% के रेट से ग्रो कर रही है। अब भाई यहाँ पे लॉजिकल सवाल ये आता है, अगर ज्यादातर लोग ऐसी वेबसाइट्स को, ऐसी वीडियोस को फ्री में देख रहे हैं तो भाई ये बड़ी बड़ी कंपनियां पैसे कैसे कमा रही हैं? भाई इसे कहते हैं ट्यूब साइट मॉडल। अब जो ये फ्री कंटेंट दिखाया जाता है ये बिलियंस ऑफ विजिटर्स को लेकर आता है वेबसाइट पे। अगर मैं पॉर्नहब की बात करूं तो 2023 में पॉर्नहब को 42 बिलियन विजिट्स मिले थे। ये बहुत बड़ा ट्रैफिक है और इस ट्रैफिक को मोनेटाइज करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे बड़ी कमाई का सोर्स है एडवर्टाइजिंग। फ्री अडल्ट फिल्म वेबसाइट्स पे जो तुम ऐड देखते हो उन ऐड से ये वेबसाइट 70% इनकम अपनी जनरेट करती है। पॉर्नहब की अगर मैं बात करूं तो इस वेबसाइट का अपना ही एड नेटवर्क है कॉल्ड ट्रैफिक क्लंकी, जो पोर्नोग्राफिक एड सेल करती है। एस्टिमेट्स के मुताबिक पॉर्नहब सिर्फ एडवर्टाइजिंग से 3200 करोड़ से 4300 करोड़ रुपए तक कमा लेता है। दूसरा बड़ा सोर्स ऑफ इनकम बनता है प्रीमियम मेंबरशिप। कुछ वेबसाइट्स आपको ट्रेलर तो फ्री में दिखाती है, लेकिन अगर आपको उसकी पूरी वीडियो देखनी होती है HD में तो आपको उसके लिए सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ेगा। अगर मैं ब्रेजर्स की बात करूं तो ब्रेजर्स का सब्सक्रिप्शन आता है लगभग $30 पर मंथ। वहीं पॉर्नहब अपना सब्सक्रिप्शन बेचती है $9 से $50 के बीच में। ठीक से चलने वाली अडल्ट फिल्म साइट्स मेंबरशिप से ही $1 लाख इकट्ठा कर लेती हैं एक महीने में। लेकिन इस इंडस्ट्री का गेम तब बदला जब मार्केट में नया खिलाड़ी आया, ओनली फैंस ने पूरी मार्केट को हिला डाला। ट्रेडिशनल वेबसाइट्स क्रिएटर्स को पैसा सिर्फ एक ही बार देती थी और सारा प्रॉफिट कंपनीज अपने पास रखती थी।
ओनली फैंस ने इसका उल्टा करा, ज्यादातर पैसा क्रिएटर्स को दिया और अपने पास थोड़ा सा ही कमीशन रखा। 2024 में ओनली फैंस ने 60,000 करोड़ ग्रॉस रेवेन्यू जनरेट किया। इसमें से ओनली फैंस ने अपने 20% कट के हिसाब से 11,800 करोड़ रखा और बाकी 48,000 करोड़ सीधा क्रिएटर्स को गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओनली फैंस का रेवेन्यू पर एम्प्लॉय 260 करोड़ से 310 करोड़ है, जो एप्पल, मेटा और एनवीडिया के रेवेन्यू पर एम्प्लॉय से भी ज्यादा है। भाई आज की डेट में कैम शोज इस इंडस्ट्री के फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है। ओनली फैंस के अलावा चैटरबेट पर 52 करोड़ यूजर्स हैं और स्ट्रिप चैट पर 63 करोड़। इस इंडस्ट्री से जो कमाई हो रही है वो किसकी हो रही है? इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्लेयर्स वो हैं जो प्लेटफॉर्म्स ओन करते हैं। फिलहाल इस इंडस्ट्री पे डोमिनेंस है आईलो की। ये कनाडा बेस्ड है और इनके जो प्लेटफॉर्म्स है उनका नाम है पॉर्नहब, ब्राउज़र्स, यूपोर्न, रियलिटी किंग्स और डिजिटल प्लेग्राउंड। पॉर्नहब की जो एस्टिमेटेड वर्थ है वो है 12,500 करोड़ रुपए। आईलो की मेन स्ट्रैटेजी है वर्टिकल इंटीग्रेशन, जिसका मतलब है कि पहले लोगों को फ्री साइट्स पर वीडियोस दिखाओ, वहां पर ट्रैफिक लेकर आओ, फिर उन्हीं लोगों को डाइवर्ट करो प्रीमियम वेबसाइट्स पर या प्रीमियम कंटेंट। ओनली फैंस के ओनर लियोनार्ड राडवेंस्की ने 2024 में मात्र अपने सिर्फ डिविडेंड से 4,100 करोड़ रुपीस कमाए। अब बात आती है काम करने वाले एक्टर्स की। इस इंडस्ट्री के सबसे अमीर एक्टर है रोको सेफरेडी। इन्होंने 100 से भी ज्यादा फिल्में करी हैं और इनकी नेटवर्थ है $20 मिलियन, जो कि 178 करोड़ रुपीस से भी ज्यादा निकल के आता है। इसके बाद आती है सनी लियोने, जिनकी नेटवर्थ है $16 मिलियन, जो कि निकल के आता है 142 करोड़ रुपीस। और इनके बाद आती है राइली रीड, जिनकी नेटवर्थ है $14 मिलियन, जो कि निकल के आता है 125 करोड़। इनकी कमाई एक्चुअल वीडियो से उतनी नहीं होती जितनी ओनली फैंस या ब्रांड डील से हो जाती है। जैसे कि मिया खलीफा, उनकी नेटवर्थ है $8 मिलियन, जिसमें से उनकी एक्चुअल वीडियोस की जो कमाई है वो है $12,000 और बाकी की कमाई ओनली फैंस और ब्रांड डील से आई है। लेकिन ये सिर्फ टॉप 1% की स्टोरी है। एक एवरेज एक्टर की कमाई है 38 से 60 लाख रुपए पर ईयर, जो कि अमेरिका के हिसाब से बहुत कम है। अगर पर वीडियो की पेमेंट की बात करें तो फीमेल एक्टर्स को, जो कि न्यू कमर है, 25,000 रुपीज से लेके 85,000 रुपीज मिलते हैं। और अगर कोई ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है तो 85,000 से लेके 1,25,000 रुपीज मिलते हैं। और अगर कोई सुपरस्टार है तो 1,50,000 से ज्यादा पैसे मिलते हैं। मेल एक्टर्स को सबसे कम पैसे मिलते हैं 10,000 रुपए से लेके 75,000 रुपीज। इस इंडस्ट्री में वुमेन ज्यादा कमाती हैं मेल से। अब बात करते हैं इंडिया की। अडल्ट वेबसाइट्स को लेकर इंडिया में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलती है। जहां हमारी गवर्नमेंट अडल्ट वेबसाइट्स को बैन कर रही है, वहीं इनकी कंजम्पशन में इंडियंस 3rd या 4th रैंक पर आ रहे हैं वर्ल्ड में। तो अब हम जानते हैं कि असल में हो क्या रहा है। गवर्नमेंट का इंटेंट चाइल्ड और विमेन के खिलाफ होने वाले वायलेंस वाली वीडियोस को बैन करने का था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में ओरली ये स्टेटमेंट दिया था कि अडल्ट फिल्म प्राइवेटली कंज्यूम करना हर एक सिटीजन की पर्सनल लिबर्टी का हिस्सा है आर्टिकल 21 के तहत। लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट ने अडल्ट वेबसाइट्स पे बैन लगाया। 2015 में और 2018 में गवर्नमेंट ने लगभग 900 अडल्ट फिल्म वेबसाइट्स को बैन किया, लेकिन पब्लिक का इतना स्ट्रॉन्ग बैकलैश आया कि उन्हें इस बैन को पार्शियली लिफ्ट करना पड़ा। 2015 में तो सिर्फ 4 दिन में इस बैन को पार्शियली लिफ्ट करना पड़ा था, क्योंकि टेलीकॉम कंपनीज को बहुत भारी नुकसान हो रहा था, क्योंकि इंटरनेट का जो पूरा ट्रैफिक था उसमें से 70% इन अडल्ट वेबसाइट से आ रहा था। जब भी गवर्नमेंट किसी वेबसाइट को बैन करती है तो उसे इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISPs की होती है, जिनके पास एक लिस्ट जाती है जिसमें उन सभी वेबसाइट्स के नाम होते हैं और ये ISPs इन वेबसाइट को बैन करते हैं। लेकिन ये अप्रोच टेक्निकली बहुत ही लिमिटेड है। जैसे इस समय गवर्नमेंट ने pornhub.com को बैन किया हुआ है, लेकिन वो सारा कंटेंट आपको pornhub.org पे मिल जाएगा। तो इसी तरीके से सारी वेबसाइट्स प्रॉक्सीज यूज करती हैं या फिर अपने X हैंडल पर वर्किंग लिंक्स अपडेट करती रहती है, जिससे यूजर्स को कहीं ना कहीं वो कंटेंट देखने को मिल ही जाता है। और इसी तरीके से ये चूहे बिल्ली का गेम चलता रहता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग इन वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए VPNs का भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी कंट्री लोकेशन बदल जाती है और बैन का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। 2018 के बाद VPN डाउनलोड्स में 400% का इंक्रीज है।
इंडिया में VPN यूज करना बिल्कुल लीगल है। अब सरकार भी इस बैन को बहुत मेहनत से इम्प्लीमेंट नहीं करती क्योंकि ये करना बहुत ही मुश्किल है। अगर गवर्नमेंट को एक प्रॉपर बैन लगाना है इन वेबसाइट्स पे तो उन्हें VPNs और प्रॉक्सी सर्वर्स पे भी बैन लगाना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल है क्योंकि इससे लेजिटिमेट बिजनेस और रिमोट वर्क पे भी बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ेगा। दूसरा रीजन ये भी है कि अगर गवर्नमेंट इन वेबसाइट्स को बैन कर भी दे तो ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल सुसाइड होगा, क्योंकि चाहे कोई पब्लिकली एक्सेप्ट करे ना करे लेकिन प्राइवेटली सब लोग इन अडल्ट वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं, इन वीडियोस को देखते हैं। अकेला दिल्ली इंडिया के अडल्ट फिल्म कंजम्पशन का 40% कंट्रीब्यूट करता है। सनी लियोनी इंडिया में बहुत टाइम तक मोस्ट सर्च्ड अडल्ट फिल्म स्टार रही थी। और तो और इंडिया में इंडियन भाभी और इंडियन आंटी मोस्ट सर्च टर्म्स है अडल्ट फिल्म वेबसाइट्स पे। और एक और इंटरेस्टिंग बात, सैटरडे को इंडिया के लोग सबसे ज्यादा अडल्ट फिल्म्स देखते हैं। इंडिया में ये फिल्में बनाना और इनको बेचना कंप्लीटली इलीगल है। आईपीसी का सेक्शन 292 कहता है कि अगर कोई अडल्ट फिल्म्स बेचता या बनाता पकड़ा गया तो उसे 3 महीने तक की सजा हो सकती है। जब ये काम इलीगल है तो इंडियन क्रिएटर्स कैसे पैसा कमा रहे हैं? इसका सिंपल आंसर यही है कि कुछ क्रिएटर्स इंडिया के बाहर चले जाते हैं जहां पर ये काम करना लीगल है। वहां पर जाकर ये लोग काम करते हैं और इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स बनाते हैं और वहीं पे ये लोग पैसा कमाते हैं। जैसे निक्स इंडियन, ये 2018-19 से फुल टाइम अडल्ट फिल्म्स बना रहा है, लेकिन 2020-21 में ये इंडिया के बाहर ही शिफ्ट हो गया क्योंकि यहाँ पर उनको ऑब्वियसली लीगल रिस्क था। अब वो यूरोपियन कंट्री में सेटल हो गए हैं। अब ये वहीं पे काम करते हैं, वहीं पे वीडियोस बनाते हैं। इन्होंने बिना किसी बड़ी कंपनी के साथ जुड़े अपनी खुद की वेबसाइट बनाई और एक सब्सक्रिप्शन मॉडल पे काम करने लगे। साथ ही साथ ये दूसरी कंपनीज के लिए भी एक्टिंग करते थे अडल्ट फिल्म्स में। निक्स इंडियन ने सोशल मीडिया और ब्रांड डील्स को भी एक कमाई का जरिया बना लिया, जिसकी वजह से आज वो एक मिलियनेयर है। कुछ लोगों ने तो फिर भी ऐसी अडल्ट मूवीज के सॉफ्ट वर्जन बनाकर OTT एप्स पर बेचने की कोशिश करी। एक बहुत ही फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस के हस्बैंड भी इस काम में इन्वॉल्व थे। उन्होंने अपनी एक एप्लीकेशन बनाई जहां पर उन्होंने प्रॉपर अडल्ट फिल्म को स्ट्रीम करा और उससे पैसा बनाया। ये बिजनेस उनका बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल रहा। बताया जाता है कि उन्होंने इनिशियली पर डे 2 से 3 लाख का मुनाफा किया और फिर बाद में 7 से 8 लाख रुपए भी ये पर डे बनाते थे। इसमें ये लोग एस्पायरिंग एक्ट्रेसेस को वेब सीरीज में रोल देने का वादा करते हैं और फिर उन्हें अपने जाल में फंसाते हैं। मुंबई आने के बाद जब एस्पायरिंग एक्ट्रेसेस ऑडिशंस देती हैं तो उनको ये बताया जाता है कि आपको ऑडिशन में एक बोल्ड सीन एक्ट करना है। फिर इस बोल्ड सीन को प्रॉपर वेब सीरीज में न्यूड या सेमी न्यूड सीन की तरह दिखाया जाता है। अगर कुछ एक्ट्रेसेस ऐसे रोल्स करने के लिए बाद में मना करती हैं तो ये लोग इनसे ये कहते हैं कि जितनी भी तैयारी करने में, जितनी भी शूटिंग के प्रोसेस में खर्चा आया उस सारे खर्चे को तुम लोग भरो। वहाँ सेट पे 5 से 6 लोग मौजूद होते थे जो कि कैमरा से लेकर, डायरेक्टर से लेकर, स्क्रिप्ट राइटर और डायलॉग राइटर जैसा काम करते थे। फिर ये कंटेंट ऐसी मूवीज को शूट करने के बाद सेल किया जाता था OTT एप्स पे। बाद में ऐसी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर ने बंद कर दिया था, बैन कर दिया था। और ये नजरों में तब आया जब एक एक्ट्रेस ने ऐसे लोगों के अगेंस्ट कंप्लेंट दर्ज की और ये बताया कि मुझे जबरदस्ती अडल्ट मूवीज में एक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इंडिया में MMS यानी किसी की प्राइवेट वीडियो को लीक करना, शेयर करना या अपलोड करना, इस चीज को इंडिया में किस नजर से देखा जाता है? इंडिया में ये बहुत ही सीरियस लीगल इशू है और इंडिया का कानून भी इसको लेके बहुत ज्यादा सख्त है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट। इंडिया में अभी तक किसी की मर्जी के खिलाफ वीडियो शेयर करना, इस चीज को लेकर कोई भी स्पेसिफिक लॉ नहीं है। लेकिन इससे पहले जो भी कानून था, जो भी लॉज थे, उनमें ये चीज पनिशेबल है। इसके लिए सबसे पहला कानून BNS 2024 के सेक्शन 77 के अनुसार अगर तुम किसी को उनकी मर्जी के बिना प्राइवेट एक्ट में देख रहे हो या उन्हें रिकॉर्ड कर रहे हो, ये एक पनिशेबल ऑफेंस है, ये जुर्म है और इसके लिए तुम्हें 1 से 3 साल की जेल भी हो सकती है। इसके अलावा IT एक्ट 2000 के सेक्शन 66E के अनुसार भी अगर आप किसी की प्राइवेट वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हो, पब्लिश कर रहे हो या ट्रांसमिट कर रहे हो, ये भी एक जुर्म है। और मैं आपको बता दूं, इसमें वो लोग भी आते हैं जो इस कंटेंट को शेयर करते हैं और ऐसी ही वीडियो अगर किसी माइनर की है तो भाई उसमें 5 साल तक की सजा है। अब बात करते हैं साइकोलॉजी की। 2020 में साइकोलॉजी ऑफ एडिक्टिव बिहेवियर जर्नल में एक स्टडी हुई थी जिसमें कई सारे रीजंस निकल के आए कि लोग क्यों देखते हैं ऐसी वीडियो। सबसे पहला और सबसे कॉमन रीजन है सेक्सुअल प्लेजर का। उसके बाद आता है सेक्सुअल क्यूरियोसिटी। इसकी वजह से भी लोग ऐसी वीडियोस देखते हैं।
अपने स्ट्रेस को रिलीफ करने के लिए और अपनी फैंटेसी फुलफिलमेंट के लिए भी देखते हैं। इसके अलावा बोर्डम से बचने और इमोशनल डिस्ट्रैक्शन के लिए भी लोग ऐसी वीडियोस देखते हैं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि 46% ऑफ मेन जिनकी एज 18 से लेके 39 है, वो हफ्ते में एक बार तो ऐसी वीडियोस देखते ही देखते हैं, जबकि औरतों में ये नंबर घटकर 16% हो जाता है और इनका जो एवरेज सेशन है वो 9 से 10 मिनट तक का होता है। जो लोग सबसे ज्यादा ऐसी वीडियोस देखते हैं उनकी उम्र है 30 से लेके 49 और 64 से 80% कंटेंट ये मोबाइल में देखते हैं। अगर टाइमिंग्स की बात करें तो रात के 10 बजे से लेकर 2 बजे तक ये लोग सबसे ज्यादा ऐसी वीडियोस देखते हैं। अगर औरतों की बात करें तो उन्हें लेस्बियन कंटेंट या इरोटिक कंटेंट ज्यादा पसंद आता है और अगर मर्दों की करें तो उन्हें हार्डकोर कंटेंट पसंद आता है। न्यूरोसाइंस की बात करें तो सेक्सुअल अराउजल से किसी भी एक्टिविटी से ज्यादा डोपामिन रिलीज होता है। ऐसी वीडियोस देखने से सुपर नॉर्मल स्टिमुलस रिलीज होता है जो रियल लाइफ एक्टिविटीज से कई ज्यादा डोपामिन रिलीज करता है। डोपामिन से बहुत मजा आता है। अगर कोई भी नई वीडियो देख रहा है तो उसका नया डोपामिन स्पाइक हो जाता है। यही कारण है कि लोग घंटों ऐसी वेबसाइट्स को स्क्रॉल करते रहते हैं। कुछ लोगों को ऐसी वीडियोस देखने की एडिक्शन लग जाती है। 2014 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक स्टडी हुई थी जिसमें यह पता चला कि जो लोग ऐसी वीडियोस देखते हैं और जो लोग ड्रग्स करते हैं उनका जो ब्रेन एक्टिविटी पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है, यानी दोनों का असर सेम ही पड़ता है ब्रेन पर। ऐसी वीडियोस देखने के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही असर होते हैं। नेगेटिव असर ये है कि रिलेशनशिप खराब हो जाता है। ऐसी वीडियो जितनी ज्यादा देखी जाएंगी उतना ही सेक्सुअल और रिलेशनल सेटिस्फैक्शन कम होता जाएगा। इसके साथ साथ सेक्सुअल डिसफंक्शन और इरेक्शन से जुड़ी प्रॉब्लम्स भी आ जाती है। ऐसी वीडियोस अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बढ़ाती है, चाहे वो सेक्सुअल परफॉर्मेंस हो या फिर बॉडी की इमेज। मेंटल हेल्थ पर भी इसका असर पड़ता है। जो लोग ऐसी वीडियो ज्यादा देखते हैं उनको हायर डिप्रेशन और एंजाइटी के लक्षण दिखते हैं। ऐसी वीडियोस का पॉजिटिव असर भी है। क्वींसलैंड की एक स्टडी में 58.8% लोगों से पता चला कि सेक्सुअलिटी को लेकर उनका पर्सपेक्टिव पॉजिटिवली शिफ्ट हुआ। और इतना ही नहीं, कई लोगों के लिए स्ट्रेस को कम करने के लिए और मूड मैनेजमेंट के लिए ऐसी वीडियोस बहुत काम आती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और वीडियो पे कमेंट जरूर करना। और हमारा इंटेंशन किसी भी चीज को प्रमोट करना नहीं था, बस इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचानी थी। और जितने भी आर्टिकल्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना जाने से पहले। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।